नमस्कार, आप सभी का सादर अभिवादन है। मैं हरीश कुमार पांडे आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं और अधिगम की जिज्ञासा रखने वाले सभी विद्यार्थियों का, सभी अधिगमकर्ताओं का, सभी जिज्ञासुओं का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह पाठ्यक्रम बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग पाठ्यक्रम के अंतर्गत यह वीडियो बन रहा है, जिसमें हम लोग व्हाट इज लर्निंग, मीनिंग ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, लर्निंग थ्योरीज में हम लोग कोहलर हम लोग थार्नडाइक और स्किनर 3 थ्योरीज को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज के इस कड़ी में आज हम लोग इनसाइट थ्योरी का अध्ययन करेंगे। इसको हम लोग सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं और इसको हम लोग कोहलर का भी सिद्धांत कहते हैं। पावलोव की थ्योरी से लेकर थार्नडाइक तक, थार्नडाइक से लेकर स्किनर तक, जैसे जैसे हमारी क्रम आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे हम लोग अधिगम के विकास क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, एक अनुभव जो विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं में निरंतर पढ़ रहे हैं, नोट्स को देख रहे हैं और इस YouTube वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, उनको एक बातें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। और हमारे किसी विद्यार्थी ने कहा भी था कि सर एनिमल्स की थ्योरी है, एनिमल्स पे सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ह्यूमन पे नहीं हुए। मैंने कहा था कि समय का क्रम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और समय पर जो उत्तर जानी जाती है वो काफी फलदायी होती है और प्रतीक्षा करना यह व्यक्ति के पेशेंस को बताता है और एक सीख भी हम लोगों को मिलती है। पावलोव के सिद्धांत में जो सब्जेक्ट था वो कुत्ता था, डॉग, और उसमें स्टिमुलस की बहुत बड़ी विशेषता थी। थार्नडाइक की थ्योरी में पशुओं, बिल्ली पर प्रयोग हुआ और स्किनर की थ्योरी में वहां भी उद्दीपक का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन इस जैसे जैसे विकास के क्रम में आगे हम लोग बढ़े, अब व्यवहारवादियों से हम लोग थोड़ा हट के जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग कोहलर के सूझ के सिद्धांत पे भी आएंगे। तो स्किनर के सिद्धांत में देखिए, यहां पे चूहे और वहां पे कबूतर और एक्सपेरिमेंट का भी दायरा बढ़ा। वहां पे स्टिमुलस की महत्वपूर्ण भूमिका थी और यहां पे मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन इन 3 थ्योरियों से हट के अलग जो इनसाइट थ्योरी है, यह प्रयोग एक प्रकार से पशुओं पे ही प्रयोग है, लेकिन यह पशु के प्रयोग और मानव के बीच की कड़ी है, जो पशुओं से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो पशुओं से कहीं ज्यादा स्मार्ट जीव है और लगभग बुद्धि, विचार और कल्पना में वो मनुष्य से नजदीक है, जिसको हम लोग बनमानुष हम लोग कब बोलते हैं।
चिंपैंजी ऐप उसका नाम था जिसपे ये प्रयोग हुआ है। तो हम लोग बनमानुष तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आप जो लोग निरंतर वीडियो में हैं, क्लास में हैं, नोट्स में हैं, उनको ये लग रहा होगा कि कहाँ हमारी प्रयोग कुत्ते से स्टार्ट होकर बिल्ली, बिल्ली से स्टार्ट होकर के कबूतर, और इन तीनों में भी अंतर है। जो लोग थ्योरी को ठीक से पढ़े हैं, ऑनलाइन क्लास में डेली इंटरेक्शन हुआ है, हम लोग दो इसमें देखेंगे कि एक वो सभी एक ऊपर, ये थ्योरी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, अपवर्ड पोजीशन में है, और प्रत्येक उससे जीव उससे ज्यादा कहीं ना कहीं वो स्मार्ट है। उसमें अगर खैर उसमें तो बुद्धि की बात ही नहीं है, लेकिन अगर है तो एक क्रम से बढ़ता हुआ क्रम है। और हम लोग उसी क्रम में हम लोग आ गए हैं कहाँ, कोहलर के इनसाइट थ्योरी पर, जिसे सूज का सिद्धांत कहते हैं, और बनमानुष पे हम लोग आ गए हैं। और बनमानुष के बाद से हम लोग बन को हटा देंगे और सीधे से मानुष पे हम लोग आएंगे। लेकिन आज हम लोग बनमानुष की थ्योरी पे चर्चा करेंगे, जिनके प्रणेता, जिनके प्रतिपादक, जिनके जनक बर्दिमर हैं। इस बात को याद रखेंगे। कोहलर की थ्योरी है, कोहलर के बाद से कोफ्का है, कोफ्का। लेकिन इसके प्रतिपादक जो हैं, एग्जाम में बहुत प्रश्न गलत हुए हैं, हम लोगों के भी गलत हुए हैं, किताब में भी उसी प्रकार कोफ्का एंड कोहलर की बात है। लेकिन इसके जो मूल प्रवर्तक हैं, जो इसके फाउंडर हैं, जो इसके फादर हैं, जो जनक हैं, वो बर्दिमर हैं। इस थ्योरी को जब हम लोग पहुंचे, इससे पहले ये थ्योरी कह रही है, शब्द से ही कुछ चीजों का परिचय हो जाता है यदि हम शब्द पे गहराई से विचार करें तो। मैं विगत कई बार से ये बोलता हूं कि किसी भी शब्द का इटिमोलॉजिकल जो मीनिंग होता है उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, और उसकी जो डिक्शनरी जो मीनिंग है, सब्जेक्ट की जो डिक्शनरी मीनिंग है, और पारिभाषिक शब्दावली पर ज्यादा विचार करना चाहिए, और इसको सीखना भी चाहिए। शब्द से ही पता चल रहा है इनसाइट, हिंदी में बोलते हैं सूझ। हम आम दिनचर्या में, हम लोग आम व्यवहार में इस बात को बोलते हैं कि थोड़ा सा सूझबूझ से काम लो यार, कहते हैं ना कि नहीं कहते हैं? बोलते हैं कि इसके पास तो बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है, बिल्कुल सूझ ही नहीं है, कुछ सूझता ही नहीं है इसको। जब हमारे पास कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है, या कोई परिस्थिति ऐसी आती है जहां पे कि हम, कुछ उलझन भरी परिस्थिति होती है, कुछ परेशानी वाली होती है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं? घबराइए नहीं, थोड़ा सूझबूझ से काम लीजिए, थोड़ा सूझबूझ से काम लीजिए। अर्थात कहने का यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ है, अभी मैं थ्योरी पर नहीं आ रहा हूं, सीधा इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए। अगर मैं अपना बात रखूं तो इन सभी थ्योरियों में मुझे गेस्टाल्ट की थ्योरी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ते समय भी लगी, उसके बाद भी कंटिन्यूअस ये अच्छी लगती रही, अभी भी अच्छी लगती है। सभी थ्योरियों पर मेरा उतना विश्वास नहीं है, चाहे वो ह्यूमन पे हुए या एनिमल्स पे हुए, लेकिन इनसाइट थ्योरी इसका कहीं कोई जवाब नहीं है। आगे हम जीवन में जितने भी कार्य करते हैं, हम जीवन में जितने भी समस्याओं का समाधान करते हैं, वो सारी की सारी बातें इनसाइट से आती है। इसलिए इनसाइट थ्योरी पर मेरा सबसे ज्यादा विश्वास भी है और मेरा दृढ़ मत भी है। और मैं इसलिए अपना जोर दे रहा हूं कि इस पे मेरा भी है, और प्रत्येक एग्जामों में, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपके ये पेपर में इससे प्रश्न होता ही होता है। इसलिए इस थ्योरी के कॉन्सेप्ट को मैं चाहता हूं कि ठीक ठीक तरीके से समझ ले। सूझ का सूझ शब्द ही बता रहा है कि सूझ कोई सिस्टमेटिक नहीं है, ये कोई क्रमबद्ध नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होता है।
चाहे स्किनर की थ्योरी में स्टेप बाय स्टेप की बात कही गई, या अन्य थ्योरियों में वो ट्रायल एंड एरर की बात कही गई, या स्टिमुलस को देखकर यहाँ पे इंसाइट की बात है, सूझ की बात है। यह यकायक अचानक एकाएक इस पे विचार आते हैं। हम जैसे शांत होकर किसी भी समस्या को देखते हैं, सुनते हैं, सुना, देखा, मनन किया, अभी विचार कर ही रहे हैं कि अचानक से कहते हैं कि वाह एक आइडिया आ गया। ये जो आइडिया का जो विचार है ना, एक आइडिया अचानक से, वही यहां पे सूझ का सिद्धांत है। अक्सर हम लोग एग्जाम देते हैं या जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है जहां पे कि निर्णय लेना कठिन हो जाता है और निर्णय स्वयं को लेना पड़ता है, जहां पे किसी बाहरी तत्वों का कोई समावेश नहीं, कोई उसका स्थान ही नहीं है, स्वयं से जहां पे लेना होता है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इनसाइट थ्योरी का हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रयोग तो एक तो ये तो एक्सपेरिमेंट था, तो इनसाइट थ्योरी आ गई। बाकी हम आज भी हम लोग इनसाइट थ्योरी पे ही हम लोग अपने जीवन के ज्यादातर काम को करते हैं। स्किनर के प्रयोग में यहाँ पे उनका जो था, वहां पे वो अंशों में बात को देखने की कह रहे हैं, या अन्य जो भी प्रयोग हम लोग देखे, थ्योरीज देखे, वहां पे खंडशः कहने की बात कह रही है। मतलब कि एक फ्रेम को करेंगे, सही करेंगे, तभी आप आगे जाएंगे। फिर मतलब कि किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप पार करने की बात कही जा रही है। लेकिन यहां पर व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो ये कह रहा है कि ये चूंकि गेस्टाल्ट थ्योरी है, ये पूरी गेस्टाल्ट थ्योरी पे आधारित है। और गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। गेस्टाल्ट कौन सा शब्द है? गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार। अर्थात किसी भी समस्या को अंशों में न देखकर पूर्ण में देखना चाहिए और पूर्ण के बारे में विचार करते हुए पूर्ण समस्या का हल निकालना चाहिए। मैं बहुत से एग्जाम्पल इस पे बन सकता है, आप लोग अपने से विचार कर सकते हैं। आज जो पूरे जब एजुकेशनल इम्प्लीमेंट पे आएंगे तो हम वहां पे विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। आज देश की, समाज की, शिक्षा की सभी जो डायमेंशंस हैं, सबकी एक ही समस्या है कि हम सारी समस्याओं को अंशों में देखते हैं। और अंश में देखने का कारण ही है कि जितने भी सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं वो सारे सॉल्यूशन एकांगी बन रहे हैं, एक अंशों में आ रहे हैं। जब समस्या संपूर्ण है तो संपूर्ण उसको देखना चाहिए, तब जाके उसका संपूर्ण हल निकलेगा। और नहीं तो यदि हम अंशों में देखेंगे तो हमारी कभी भी समस्या मूल रूप से समाप्त नहीं होगी। और कहीं ना कहीं आज देश की भी यही समस्या है। और एक वैज्ञानिक पद्धति की भी एक अपनी सीमा है, अब वैज्ञानिक रिसर्च की भी अपनी एक सीमा है। संपूर्ण को लेकर रिसर्च नहीं होता है, रिसर्च भी एक पक्ष को लेकर होता है, एक सीमित डेटा पर होता है। तो यहां पर यह बात यह है कि गेस्टाल्ट की थ्योरी अगर किसी भी समस्या को संपूर्ण स्तर पर विचार किया जाए, सभी डायमेंशंस पे विचार किए जाए, जैसे कैसे लोग कहते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास, क्यों नहीं कहते कि बालक का सिर्फ एक पक्षीय विकास। हम लोग जब भी टीचिंग की बात करते हैं, बालक की लर्निंग की बात करते हैं, तो हम लोग सर्वांगीण की बात करते हैं। तो ऐसे ही किसी भी समस्या को हल करने के हल हमेशा उसका संपूर्ण में होना चाहिए, न कि अंशों में होना चाहिए। नहीं तो वो समस्या कभी प्रॉब्लम को वो जो सॉल्यूशन कभी प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी, ये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू हो रही है। इनसाइट, सूझ, हमारी सूझ आप पे काम नहीं आएगी और आपकी सूझ हमारे पर काम नहीं आएगी। रास्ते बहुत से लोग बता देते हैं, हमने बहुत से सिचुएशन को देखा, पढ़ा, समझा, विचारा, लेकिन जो अंदर से इंसाइट हो रहा है, जो सूझ आ रहा है, वो स्वयं से ही तो आएगा ना। तो कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है
ये किसके विचारों पर आधारित है? ये गेस्टाल्टवादी विचारधाराओं पर आधारित है। कोहलर एवं गेस्टाल्टवाद का को विकसित करने वालों में एक विशिष्ट मनोविज्ञान था। गेस्टाल्टवाद का प्रमुख प्रणेता मैक्स वर्दिमर है। कोहलर के सूझ सिद्धांत को समझने के लिए गेस्टाल्टवाद के विचार को समझना अत्यंत आवश्यक है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण, पूर्णाकार, पूरा। पूनम का चांद देखते हैं ना, पूरा पूर्ण होता है। और बाकी के उसके उनमें एक एक कलाओं का या तो अंतर होता जाता है, एक एक अंतर बढ़ता जाता है। एक एक कला घटती है, एक एक कला बढ़ती है, लेकिन पूनम का जो चाहता है वो पूर्ण होता है। तो उसी प्रकार से गेस्टाल्टवाद जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पूर्णाकार। गेस्टाल्ट से तात्पर्य है आकृति को पूर्ण या समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण करने का विचार। वर्दिमर के शब्दों में, मैक्स वर्दिमर इसके प्रवर्तक हैं और उन्हीं के शब्दों में कह रहे हैं कि किसी भी पूर्णाकृति की विशेषता केवल इसके वैयक्तिक तत्वों पर नहीं अपितु इसके आंतरिक संगठन या प्रकृति द्वारा निश्चित होती है। मैं पुनः इसको रिपीट करता हूं कि किसी भी पूर्णाकृति की विशेषता केवल इसके वैयक्तिक तत्वों पर नहीं अपितु इसके आंतरिक संगठन या प्रकृति द्वारा निश्चित होती है। गेस्टाल्ट विचारधारा के अंतर्गत यह माना जाता है कि किसी वस्तु के आकार को छोटे छोटे टुकड़ों में न देखकर उसे पूर्ण रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका कारण यह है कि संपूर्ण अंगों की अपेक्षा बड़ा होता है और प्रत्यक्षीकरण के प्रतिरूप के प्रति की गई प्रतिक्रिया वातावरण में स्थित संपूर्ण उत्तेजक दशाओं पर निर्भर रहती है। हम किसी नई बात को नवीन समयाकृति की रचना करके सीखते हैं। यह पुनर्संगठन की क्रिया अपनी अनुक्रिया में होने वाले परिवर्तन के रूप में व्यक्त होती है, जिसे अधिगम कहते हैं। गेस्टाल्टवादियों का अधिगम संबंधी जो विचार है वह क्या है? वो पूर्णाकार या पूर्णाकृति का विचार है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अधिगम, गेस्टाल्ट जो कि जर्मन के मनोवैज्ञानिक वर्दिमर, कोफ्का तथा कोहलर, नाम याद रखेंगे, वर्दिमर, कोफ्का और कोहलर, लेकिन इसके प्रवर्तक कौन है? वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर। तो वर्दिमर, कोफ्का और कोहलर द्वारा बौद्धिक आंदोलन चलाने के फलस्वरूप विकसित हुआ। प्रमुख रूप से प्रत्यक्षीकरण से संबंधित था, किंतु बाद में इसके विस्तार में अधिगम मनोविज्ञान भी आ गया। गेस्टाल्ट सिद्धांत साहचर्य सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित हुआ। इसके अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को आंशिक रूप से या समग्र या पूर्ण रूप को सीखता है, अर्थात सीखने के लिए हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, अनुभूति करते हैं, उसमें समग्र आकृति इतनी बड़ी होती है और उसके विभिन्न अंगों को मिला देने पर वस्तु का एक बड़ा आकार मालूम होता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार एक गेस्टाल्ट या आकृति पूर्ण होती है जिसकी विशिष्टताएं पूर्णता की आंतरिक प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है, न कि उसके वैयक्तिक तत्वों की विशेषताओं द्वारा। तो यहां पे हम लोग जो वर्दिमर, कोफ्का और कोहलर कह रहे हैं कि सारांश रूप में यही है कि किसी भी समस्या को या वस्तु को अंशों में नहीं देखना चाहिए, टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। किसमें?
संपूर्ण रूप में देखना चाहिए, पूर्ण रूप में देखना चाहिए। क्योंकि पूर्ण रूप में जब कोई समस्या है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, तो एक तो समस्या की पहचान भी नहीं हो, आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, आइडेंटिफाई नहीं होगा, और आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो सॉल्यूशन भी ठीक तरीके से नहीं होगा। और यदि पूर्ण रूप में देखेंगे तो समस्या क्या दिखेगी, बड़ी दिखेगी, और जब बड़ी दिखेगी तो एक तो स्पष्ट होगी और उसका सॉल्यूशन निकालने में भी ज्यादा सरलता प्राप्त होगी। तो यहां पर थोड़ा सा हम इसको और गहराई में समझने का प्रयास करेंगे कि जो सूझ का जो सिद्धांत है ये किसका दिया हुआ है। ये एक जर्मन के प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक जो हुए, गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हुए, वो हुए बर्दिमर, और उन्हीं के विचारों को कुफ्का और कोहलर आगे बढ़ाए। तो उसी को हम लोग आज समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो क्या है, जो इस विचारधारा के प्रमुख जो वैज्ञानिक जो मैक्स वर्दिमर हैं, उन्होंने ये कहा कि समस्या को पूर्ण रूपों में देखा जाना चाहिए। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समस्या तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति किसी प्रत्यक्षीकरण ठीक से अथवा सही रूप से नहीं कर पाता। स्थिति का सही प्रत्यक्षीकरण कर लेना ही क्या है, समस्या समाधान है। समस्यात्मक परिस्थिति से कभी प्रत्यक्षीकरण को गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि इनसाइट की संज्ञा देते हैं। समस्यात्मक परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि की संज्ञा देते हैं। अब प्रश्न यह है कि अंतर्दृष्टि क्या है और अंतर्दृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। इसकी व्याख्या गेस्टाल्टवादियों ने लक्ष्य जो गोल है, बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन, तनाव, टेंशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, पुनः संगठन, रीऑर्गेनाइजेशन जैसे संप्रत्ययों के माध्यम से प्रस्तुत की है। अंतर्दृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, इसकी व्याख्या गेस्टाल्टवादियों ने गोल, लक्ष्य, बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन, तनाव, टेंशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और पुनः संगठन, रीऑर्गेनाइजेशन जैसे संप्रत्ययों के माध्यम से प्रस्तुत की है। अब इतनी बातों को हम लोगों को विचार हम आगे धीरे धीरे हम लोग करेंगे। उदाहरण के लिए, समस्या की उत्पत्ति व्यक्ति के लिए तब होती है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बाधा पाता है और इस बाधा के कारण उसमें तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव व्यक्ति को क्रियाशील बना देता है, जिससे वह बाधा को दूर कर लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। क्रियाशीलता की मात्रा तनाव की मात्रा पर निर्भर करती है। तनाव के कारण व्यक्ति स्थिति का निरीक्षण करते हुए परिस्थिति में दिखाई पड़ने वाले संकेतों का संगठन और पुनर्संगठन करता है, और वह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सिचुएशन, परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन ऐसा नहीं हो जाता जिससे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग स्पष्ट हो जाए। अधिगमकर्ता को लक्ष्य एवं इन दोनों के बीच में आने वाली बाधाओं के परस्पर संबंधों का त्वरित गति से अचानक प्रत्यक्षीकरण हो जाना ही क्या है, सूझ या अंतर्दृष्टि है। अर्थात किसी भी समस्यात्मक स्थिति में अंतर्दृष्टि का घटित होना इस बात पर निर्भर करता है कि प्राणी किस प्रजाति का है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी समस्यात्मक स्थिति में अंतर्दृष्टि का घटित होना इस बात पर निर्भर करता है
कि प्राणी किस प्रजाति का है। अब यहां पर आप लोग जब जेंडर वाले जब पेपर में पढ़ते हैं तो वहां पे कास्ट एक शब्द आता है जिसका अर्थ है प्रजाति। वहां पे कास्ट मतलब जाति से मतलब नहीं, वहां प्रजाति से मतलब है। और देखिए यहां पे जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, वही समाज में गलत अवधारणाओं को प्रस्तुत करते हैं। चूंकि इस प्रश्न यह है कि पढ़े लिखों की मात्रा कम है और जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भाई समझदार हो जाते हैं तो किसी उलझते भी नहीं है। देखिए यहां पर वर्दिमर, कोफका और कोहलर का प्रयोग में एक शब्द आया है कि भाई ये प्रत्येक प्रजातियों पर डिपेंड करता है कि उस प्रजाति की हिसाब से ही सूझ उत्पन्न होती है। अर्थात अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा इस पर, मानव पे आके अन्य के, आप लोग इस बात को समझ रहे हैं। ज्यादातर अगर देखा जाए तो जो जिन घरों के पढ़े लिखे घरों के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इंसाइट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। किसी भी समस्या को सॉल्व करने की उनके अंदर क्रिएटिव आइडिया, इनोवेटिव आइडिया बहुत अच्छे होते हैं और आते भी हैं। और लेकिन जो लोग पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं, घरों में रोज कलह है, तनाव है, किचकिच है, मलिन बस्तियों में रहते हैं, गलत संगति में रहते हैं, वो भी तो इंसान ही हैं, लेकिन गलत संगत में रहते हैं तो उनके विचार भी वैसे ही आते हैं। इसीलिए थ्योरियों पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है। इन सभी थ्योरियों का कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए सभी समस्याओं को हल करने के लिए कह दिया गया कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा अस्त्र है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है, चेंज लाया जा सकता है। अब जब वो आप वहां पे अन्य अभी आपके बहुत से पेपर हैं, उन सभी पेपरों में जब वहां पे आएंगे तो उसमें आप लोगों का आता है रिलीजन, कास्ट, ऐसे जब आते हैं तो वहां पे उसकी सब विशेषताएं हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्येक रिलीजन के, प्रत्येक कास्ट की अपनी अपनी विशेषता है, अपने अपने सूझ हैं, अपनी अपनी इंसाइट है। तो यहाँ पे जो वर्दिमर और कोफका कोहलर भी है, बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी समस्यात्मक स्थिति में अंतर्दृष्टि का घटित होना इस बात पर निर्भर करता है कि प्राणी किस प्रजाति का है। अगर किसी के माता पिता काफी इंटेलिजेंट हैं, जिसको बुद्धिजीवी बोलते हैं, तो निश्चित रूप से उनके बच्चे बुद्धिजीवी होंगे। जिनके आप देखे होंगे जिन बच्चों, जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, उनके बच्चों में उन प्रकार के गुण आते हैं। जो लोग गायक होते हैं, बहुत अच्छा ना निकल पाए लेकिन उसके अंदर वो गुण आते हैं। तो सूझ का भी होना, कुछ लोग तो किसी का हल भी बताएंगे किसी का कोई बच्चा भूल गया, किसी का कोई बच्चा भूल गया तो परेशान स्वाभाविक है होगा। तो उसके जो पड़ोस का जो मित्र था बोला कि गूगल पे सर्च कीजिए, आपका बच्चा मिल जाएगा। गूगल पे सर्च करने से सब कुछ मिल जाता है। देखिए उसकी भी एक इंसाइट है, उसकी भी एक सूझ है। लेकिन जरा अब आप लोग इसकी व्याख्या नहीं कर रहे, समझ जाइए। तो ये व्यक्ति के प्रजाति के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, नहीं तो इसलिए थ्योरी यहां पे बहुत स्पष्ट कर दे रही है कि इंसाइट का होना व्यक्ति की। अब यहां पे आपको सर पढ़ाते होंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के यहां पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जब आएगा तो उसी हिसाब से ही सूझ उत्पन्न होंगे। अब मूर्ख माँ बाप के बच्चों के मूर्खतापूर्ण ही सूझ उत्पन्न होंगे, और पढ़े लिखे समझदार और जो आईक्यू जिनकी ज्यादा है, जो काफी पढ़े लिखे मेहनत और कुछ ज्यादा मेहनत करते हैं, जानने की जिज्ञासा है,
नए नए तथ्यों से, नए नए ज्ञान से अपडेट रहते हैं, उनके बच्चों में अलग प्रकार के गुण देखे जाते हैं। मैक्स वर्दिमर, कोफका और कोहलर जब परिभाषित कर रहे हैं इनसाइट को, तो कह रहे हैं ए गेस्टाल्ट आर फॉर्म इन ए होल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड not by characteristics of its individual elements but by the internal natural of the whole। अधिगम में व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपनी दृष्टि में देखता है, तब समस्या का हल ढूंढता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम की क्रिया में सफलता प्राप्त करने के लिए या समस्या के समाधान में सूझ अंतर्दृष्टि विद्यमान रहती है। इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि घर में जब कभी दो भाइयों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब झगड़ा होता है या कोई बात हो जाती है, तो क्या करते हैं पेरेंट्स? क्या करते हैं? एक पक्ष को सुन के करते हैं, आधी बात को देख के निर्णय लेते हैं? नहीं, पूरी बात को देखते हैं। बच्चे, दोनों बच्चों की पूरी बात सुनते हैं, सिचुएशन देखते हैं, तब जाके एक निर्णय लेते हैं कि क्या करना है। ऐसे ही होता है ना, ये सूझ का सिद्धांत है। दूसरा, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या डॉक्टर क्या करता है? आपने कहा कि सर हमको बुखार, हमको ये हुआ है, और डॉक्टर तुरंत वो दवा दे देता है। पहले डॉक्टर उसको ठीक से समस्या के संपूर्ण बारे में पूछता है, मतलब कि संपूर्ण प्रकार की जानकारियां इकट्ठा कर लेता है। छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठा करके पहले संपूर्ण पूरा बड़ा बनाता है। जब उसको स्पष्ट समझ में आ जाता है कि अब यह बीमारी है, तब वो उसका इलाज अच्छा दिमाग में दवा का नाम आता है, तो जो प्रोसेस, तो वहां पे ठीक उसी प्रकार से किसी भी समस्या को यहाँ पर क्या करना है? संपूर्ण रूप में देखना है। इसी को हम लोग गेस्टाल्टवाद की थ्योरी के नाम से जानते हैं, और इसी को कोफका और कोहलर थ्योरी, इसी कोहलर का ही नाम है। वर्दिमर इसके प्रवर्तक हैं, लेकिन कोफका और कोहलर, इन दो लोगों ने इनको काफी इस पे एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था। जज किसी समस्या का जब हल निर्णय देता है, तो क्या वो अंशों में देखता है? किसी भी समस्या को संपूर्ण रूप में देखता है और संपूर्ण समाधान ढूंढता है। तो इस प्रकार से ये सब हम लोग अपने जीवन में भी समस्या को संपूर्ण ही देखते हैं ना, और संपूर्ण समस्याओं का संपूर्ण समाधान निकालने का हम लोग क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। सूझ के द्वारा अधिगम का विचार अधिगम मनोविज्ञान के क्षेत्र में पावलाव के अनुकूलित प्रत्यावर्तन, थार्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध तथा स्किनर के सक्रिय अनुकूलन के सिद्धांत का क्या है? विकल्प है। गेस्टाल्टवादी स्मृत चिन्हों की बात करते हैं। वे स्मृत चिन्ह संगठित समग्र होते हैं। ये स्मृत चिन्ह एक परिस्थिति से दूसरी में परिवर्तित होती रहती है। ये परिवर्तन विचार या समयांतराल के द्वारा भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये पुनर्संगठित होते हैं, जिनका संबंध गेस्टाल्ट अधिगम से है। प्रमुख गेस्टाल्टवादी कोहलर ने अधिगम के सूझ सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसका संबंध में कुछ बातें हैं जो समझने योग्य हैं। कोहलर इनसाइट थ्योरी क्या है? तो जर्मनी निवासी, इनका पूरा नाम है वुल्फगंग कोहलर। पूरा नाम क्या है? WOLFGANG उमंग वुल्फगंग कोहलर को एक संस्था पर्शियन एकेडमी ऑफ साइंस, कौन सी संस्था थी? पर्शियन एकेडमी ऑफ साइंस 1913
1913 में मानव शास्त्रीय अध्ययन के लिए कैनारी द्वीप में स्थित टेरेनिफ, कहाँ भेजा गया? टेनेरिफ भेजा गया, जहां उसने प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने की दशा में निर्जन हुए स्थान में वनमानुषों एप और चिंपैंजी पर व्यापक रूप से अध्ययन किया। इस अध्ययन को उसने अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ एप्स 1925 में प्रस्तुत किया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ ये एक वनमानुष पे प्रयोग नहीं था, यह छह प्रकार के चिंपैंजी पर वनमानुष पर यह प्रयोग किया गया था। तो इसलिए ये प्रयोग काफी बड़ा भी था और महंगा भी था। स्किनर केवल इसलिए प्रयोग नहीं कर पाए चिंपैंजी पर क्योंकि उसमें चिंपैंजी ऐप जो था वो बहुत महंगा था, खरीदने में बहुत महंगा पड़ता था, इसलिए वो नहीं कर पाए। और ये जो प्रयोग हुआ कुफ्का और कोलर, ये वनमानुष पर ये लोग प्रयोग किए। इसी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक? मेंटालिटी ऑफ एप 1925 में उसने सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन वनमानुषों पर अनेक प्रयोगों के परिणाम के आधार पर किया। उसके सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? सूझ है, इंसाइट है। अतः सूझ का अर्थ समझना आवश्यक है। किसी भी, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको जानना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। छोटी छोटी ही बातें, छोटे छोटे शब्द, छोटी छोटी परिभाषाएं को, अर्थों को जानना महत्वपूर्ण। सूझ क्या है? मैंने बताने का प्रयास किया था कि सूझ क्या है, कि जब किसी समस्या का निराकरण करते समय, मैंने बोलता यकायक अचानक से कोई दिमाग में उसका हल आ जाए, तब प्रत्यक्षीकरण में तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन सूझ कहलाता है। अधिगम के संदर्भ में सूझ संपूर्ण परिस्थिति की क्या है? पकड़ है। सूझ वास्तव में परिस्थिति के एक संगठित समग्र के रूप में देखने में क्या होती है? निहित होती है। अधिगम मनोविज्ञान में हम देखते हैं कि प्राणी प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा अधिगम करता है। किसका था? प्रयास एवं त्रुटि, थार्नडाइक। और या दूसरे के प्रयोगों का अनुकरण करके अधिगम करता है। किंतु कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिन्हें प्राणी ट्रायल एंड एरर से नहीं करता है, या कौन सा प्रयोग था? कुत्तों पर या उस पे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी नहीं है। यहां पर क्या होता है, कभी कभी हम सूझ से काम करते हैं। जीवन में जब कभी कोई बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति या विकट परिस्थिति आती है तो हम क्या करते हैं? जब मुसीबत में फंस जाते हैं तो ट्रायल एंड एरर नहीं करते हैं। अब या तो बिल्कुल हम फंस ही गया है, एक गलती बहुत बड़ी समस्या कर सकती है, जीवन मरण कर सकती है, तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं? वहां पे हमारी इंसाइट ही काम आती है, वहां पे सूझ ही काम आती है। तो किंतु कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिन्हें प्राणी एकाएक बिना किसी को बताए अपनी तरकीब से सीख जाता है। यही जो तरकीब है, यही तरकीब क्या है? यही तरकीब क्या है? सूझ है। तो सूझ का जो है, इसको परिभाषित कई मनोवैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन गुड महोदय इसको सूझ को जिस प्रकार से परिभाषित किया है
कि अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। क्या कहा? अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। कोहलर के अनुसार एक से अधिक तकनीकी अर्थ में सूझ का अर्थ किसी समस्या के समाधान को एकाएक पकड़ लेना है, जिससे एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है और समस्या का समाधान प्रत्यक्ष ज्ञान के क्षेत्र संख्या के संदर्भ में लाता है। उनका कहना है कि परिस्थिति की वास्तविक संरचना निरीक्षण हेतु ऊपर और खुली हुई होनी चाहिए। सूझ का अधिगम, लर्निंग बाय इनसाइट। कोहलर के अनुसार व्यक्ति प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता। यह क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो दिया था उसके अनुसार नहीं सीखता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों द्वारा, बुद्धि के द्वारा समस्या को देखकर, परिस्थिति को समझकर तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा करता है। तब वह क्या करता है? किसी भी कार्य की प्रतिक्रिया करता है। अधिगम की प्रक्रिया समग्र परिस्थिति के सविकल्प प्रत्यक्षीकरण के आधार पर घटित होती है, और कोई प्राणी नई परिस्थिति में आता है तब वह परिस्थिति के विभिन्न तत्वों या वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करता है और परिस्थिति को भली भांति समझकर अनुकूल प्रतिक्रिया करता है। समग्र परिस्थिति का समझ में आना या फिर प्रतिक्रिया करना सूझ का परिचायक है। इसलिए इसे सूझ, जिसे हम अंतर्दृष्टि का भी नाम देते हैं, द्वारा अधिगम कहते हैं। सूझ की समझ क्षमता मनुष्यों एवं पशुओं में पाई जाती है। सूझ का संबंध बुद्धि, चिंतन और कल्पना से है। इस विधि के सीखने में मानसिक प्रयास किए जाते हैं। तो हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो सूझ का, कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत है वो कितना महत्वपूर्ण है। कुछ बात को और विस्तार से समझने के लिए अंतर्दृष्टि की जो क्षमता होती है वो निम्न कोटि के पशुओं में नहीं पाई जाती। जो इंसाइट है, जो सूझ है, वो सभी पशुओं में नहीं पाई जाती, ये नहीं पाई जाती है, ये कुछ ही में पाई जाती है। तो निम्न कोटि के पशुओं में नहीं पाई जाती है। यह विधि पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों पर ही सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है। अब जिस बच्चे का प्रश्न था राहुल जी का, अब यहाँ पे देखिए आप, ये एकदम मैंने बोला ना कि बीच की कड़ी है, पशु और मानुष के बीच का वनमानुष है। वनमानुष बहुत रूप में मनुष्य के बुद्धि, और उसकी थोड़ी बुद्धि कम होती है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि, कल्पना और चिंतन शक्ति उसमें बहुत ज्यादा होती है। आप लोग मूवी वगैरह भी देखे होंगे, जो सुल्तान उल्तान पे जो मूवी बनी है, चिंपैंजी पे जो मूवी बनी है, जरा उसमें देखिए, इसके अंदर भी फीलिंग्स पाई जाती है, इमोशंस पाए जाते हैं। यह भी बहुत चिंतन करता है, सूद, सारा काम सूद से लेता है। हवा में नहीं, ऐसा नहीं कि कोई किसी को, जैसे किसी को कोई समस्या है और उसको तो उठा के मार दिया, उसी को लग गया। वो सोचता है कि इसको करेंगे तो उसको, इसके अंदर सूझ डेवलप हो जाती है। इसका एक उदाहरण है, अब मैंने एक आप लोगों के ही, मैंने कुछ को एक वीडियो मैंने शेयर किया था जो ओरिजिनल वीडियो था। अभी भी इस पे प्रयोग होते हैं। अभी किताबी प्रयोग को हम लोग देखेंगे, अभी किताबी प्रयोग को हम लोग सुनेंगे कि जो कोफका कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग क्या था। उसके पहले जो ये नया प्रयोग था, अभी भी निरंतर इस पे प्रयोग हो रहा है कि नई नई और इसमें कुछ इसका सुधरा हुआ रूप आए।
तो एक जो बीकर है, टेस्ट परखनली कह लीजिए, तो उस परखनली में पतली परखनली है। उस पतली परखनली में कुछ खाने का पदार्थ जैसे कि मूंगफली है, बादाम हो गया, उस मूंगफली को डाल दिया गया। और परखनली पतली है और लंबी है। जैसे मान लीजिए कि 1 फीट 12 सेंटीमीटर से ऊंची परखनली है, शीशे की है। और उसमें खाने का पदार्थ मूंगफली डाल दिया गया। और उसमें जो ऐप है वनमानुष चिंपैंजी, उसको उसमें रख दिया गया। चिंपैंजी देखिए, एक तो उसको चाहता तो उसको तोड़ देता, लेकिन वो तोड़ा नहीं। उसके अंदर इतनी सूझ है कि तोड़ेंगे तो जो शीशा टूटेगा और हमें मुझे चुभ सकता है। तो उसने काफी प्रयास किया, भूख लगी है, इसमें उछल कूद नहीं हो रही है। थर्नडाइक की थ्योरी जो बिल्ली है उस हिसाब से उछल कूद नहीं हो रहा है। या क्लासिकल कंडीशनिंग की तरह वहां पे जंजीर को पंजे मारने या इस प्रकार की नोचने की या तोड़ने की फोड़ने की बात नहीं हो रही है। यहां पर वो वनमानुष विचार करता है और वहां पर उसी जो कमरे, जो उसको एक जाली नुमा में जो बंद किया गया है, उसमें एक टंकी लगी होती है। वो टंकी पर जाता है और वहां पे पानी पी कर, वहां पे कोई पात्र नहीं रखा गया, पानी को पूरा मुंह में पिया और उस बीकर में लाके डाल दिया। फिर पानी लाया, फिर डाला, 4-5 बार पानी डाला और पानी डाला गया और जो वो तो मूंगफली ऊपर आ गई और उसने उसको खा लिया। ये इनसाइट है। अगर पूरी थ्योरी की व्याख्या अगर की जाए, आप लोग भी देखिएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो वो मैं आप लोगों को वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप लोग भी देख सकते हैं या आप लोग कुछ से ले सकते हैं। मैंने एक वीडियो भेजा था कि आप लोग जरा इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आगे यही मैं पढ़ाने वाला हूं। तो जब उसने अचानक विचार किया और उसके अंदर इतनी बुद्धि, वो चाहता तो तोड़ देता, चिंपैंजी मजबूत भी होते हैं, लेकिन उसने अपना सूझ का प्रयोग किया। वो विचार किया होगा कि ये तो इसमें ये पात्र है, ये हल्का होगा, इसमें कवर लगा हुआ है। उसमें पानी डाल के ऊपर आया और उसको उसने ले लिया। तो इसी प्रकार जो कोफ्का कोहलर ने जो प्रयोग किया, वो इसमें कई प्रयोग किए, 6 पे प्रयोग किए थे, लेकिन हम लोग 2 प्रयोग के बारे में हम लोग विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। प्रयोग इस प्रकार का था कि जो सुल्तान उसका नाम था, उसको एक बॉक्स में बंद कर दिया गया, सुल्तान को, और बंद करके बॉक्स के बाहर कुछ दूरी पर एक केला का पूरा गुच्छा रख दिया गया। पिंजड़े से, और जो उसका जो भोजन था, जो केला था, वो इतनी दूरी पे रखा गया था कि वो पिंजड़े से हाथ लगा के अगर बढ़ाए, प्रयास भी करे तो उसको न मिल पाए। उस पिंजड़े में एक डंडा रख दिया गया था और उसको बंद कर दिया गया। ऑब्जर्वेशन करने के लिए उस समय तो नहीं था, लेकिन आज कैमरे लगा दिए गए और उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही, जो कि आप लोग वीडियो में मैं बोला कि मैं और वो वीडियो को देखा जा रहा है।
सुल्तान पहले प्रयास करता है कि मैं हाथ को बढ़ा के पिंजड़े से केले का ले लूं, लेकिन वो उसको प्राप्त करने में असफल रहता है। आप लोग बच्चों को देखे हैं, किसी सामान के लिए खूब रोते हैं, खूब प्रयास करेंगे, खूब रोएंगे, लेकिन जब नहीं मिलता है तो फिर दूसरे काम में मग्न हो जाते हैं, दूसरा चीज खेलने लगते हैं। ऐसा होता है ना। लेकिन अचानक से उनको कोई चीज दिख जाए तो फिर वो लौट के आते हैं। ऐसा होता है ना। अब जो चिंपांजी था सुल्तान, अब उस बड़ा सा पिंजड़ा था तो उसमें वो अब दूसरा खेलने लगा। अब देख, खेलने के लिए उसको डंडा मिल गया। अब वो डंडे से खेल रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो केवल खेल रहा है। अचानक से उसको जब भूख फिर से लगी होगी तो उसने सोचा कि भाई, अचानक से उसके मन में आया होगा, वो डंडे को जाली से ले जाकर डंडे को और वो प्रयास कर रहा है, जाली में से डंडे को खींच लिया, केले को। केला नजदीक आ गया, हाथ बढ़ाया, केला को ले लिया, खा गया। हम लोग भी तो अपने जीवन में ऐसी जितनी भी घटनाएं घटती हैं व्यवहारिक जीवन पे, हम लोग भी तो ऐसे ही हल करते हैं ना। याद कीजिए, अचानक से बच्चे कहीं ऊपर चढ़ जाते हैं, अब कोई नहीं है, हम लोग क्या क्या करते हैं भाई? शोर करेंगे तो बच्चा गिर जाएगा, कोई एक्टिविटी करेंगे तो बच्चा घबरा जाएगा, रोते हैं तो भी स्थिति ये है। तो ना हम लोग हंसते हैं ना रोते हैं, फिर विचार करते, कभी कोई बातें देखी सुनी या कभी कुछ पढ़ी होंगी, तो जैसे ये अचानक से कोई विचार आता है, अच्छा, हम लोग फिर अब अलग अलग तरीकों से उसको हैंडल करते हैं। चिंपैंजी भी अपना, सुल्तान भी अपना केले को लिया, खाया, क्षुधा शांत किया। दूसरे फिर उसी पर दूसरा प्रयोग यह किया गया कि केला को इतना दूर रखा गया कि 1 और 2 डंडे उसमें फेंक दिए गए। वो डंडे इस प्रकार से थे कि वो कि जो आपस में जुड़ने वाले थे, और 1 डंडे से ज्यादा दूरी पे केले को रख दिया गया। अब चूंकि एक बार उसको आइडिया लग चुका है कि हमने डंडे से केला, वो गया अब उसको केला नहीं मिला, खूब प्रयास किया, केला नहीं मिला, और फिर वो डंडे, तो अब 2 डंडे मिल गए, 2 डंडे से वो खेलने लगा। वीडियो में मैंने उनको, जो लोग देखिएगा आप लोग तो ज्यादा समझ में आएगी मेरी बात, और मैं तो दिखा नहीं सकता। तो खेलते खेलते, जैसे कि भाई देवी, जैसे कि ये 2 डंडे हैं, तो 2 डंडे को अब वो आपस में जोड़ रहा है। हम लोग भी बैठे बैठे जब कोई काम नहीं रहता है तो क्या करते हैं, बैठे बैठे जोड़ते तोड़ते रहते हैं। अब तो एक नई शिक्षा पद्धति में एक थ्योरी ही आ गई है, तोड़ो जोड़ो फोड़ो। छोटे छोटे बच्चों पर जोड़िए, तोड़िए और जोड़िए। तो उसी प्रकार से वो दोनों डंडों को लेके आपस में खेलने लगा, और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हम लोग भी नहीं करते हैं, बहुत से काम को करते हैं, और अचानक से मोबाइल पे ही अचानक से ही तो कोई चीज अचानक से ही बिगड़ता है, और अचानक से ही तो बनता है। तो अच्छे देखा कि अचानक से ही उसके वो 2 जो डंडे थे वो आपस में जुड़ गए। अब वो आपस में जुड़े तो अब उसको वो किया होगा, तो अब वो इस प्रकार से था कि वो जो फिट हो गया, थोड़ा सा पेच घुमा और वो फिट हो गया। जैसे कि होल्डर में बल्ब लगाते, थोड़ा ट्विस्ट कर देते तो वो फिर निकलता नहीं, स्विट हो जाता। ऐसे वो छड़ी क्या हो गई, पैक हो गई। आधुनिक छड़ियां, जिन लोगों के पैर टूट जाते हैं, आधुनिक छड़ियां भी ऐसी होती हैं, हर एक पेज के बाद से खींचते जाइए तो वो निकलता जाएगा, और फिर वहां पे पैक घुमा दीजिए, पैक हो जाता है। हमारी जो पेन होती है, इसे घुमा दीजिए। अच्छा हाँ, एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल आ गया। कभी कभी अचानक से किसी व्यक्ति से आप पेन मांगे होगा, उसने पेन दे दिया होगा, और बार बार हम लोग ढक्कन खोलते हैं, या कभी टिप टाप करने वाली पेन थी, इसी प्रकार की पेन। लेकिन कुछ लोगों की पेन होती है कि वो पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे खुलेगा, कैसे पता चला कि ऐसे थोड़ा घुमा दिए और खुल गया, उसमें वो आ गई। तो इस प्रकार
उसके प्रयोग में उन्होंने देखा कि दो छड़ियों को खेलते खेलते छड़ियां जुड़ गईं और सुल्तान फिर जंगले वो खड़े होकर जंगले पर और अपना केले को खींच लेता है और प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार तीसरा प्रयोग हुआ, 3 डंडे रखे गए जो आपस में जुड़ने वाले थे और सुल्तान तीसरे वाले में भी तीनों छड़ियों को जोड़कर केले को आसानी से प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार यह एक प्रयोग हुआ। दूसरा प्रयोग इस प्रकार का था कि उसको, अब जो बाक्स होगा एक घर के बराबर बाक्स था। अब बाक्स में तो छोटा कबूतर रखने वाला बाक्स नहीं था, बड़ा एक घर नुमा लोहे की जंजीर वो बाक्स थी। आप लोग मूवी देखे होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो छत की जो सीलिंग फैन नहीं होती है, तो सीलिंग में केले को लटका दिया गया। इतनी उसकी ऊंचाई थी कि उछल कूद करने का हाथ बढ़ाने के बाद भी वो न पकड़ में आए। और रूम में 2-3 डब्बे रख दिए गए, जो बॉक्स होते हैं ना, 2-3 बॉक्स फेंक दिए गए। छोटे बच्चों को आप लोग देखते हैं, ये थ्योरी बिल्कुल ह्यूमन के करीब में है। सारी इसका प्रयोग ह्यूमन पे करने जैसा है। आप छोटे बच्चों को देखते हैं, उनके पकड़ में जब बच्चे चलने लगते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं 3 साल के, तो क्या करते हैं कि जब आप कोई चीज को मत दीजिए, ऊंचाई पर रख दीजिए, तो क्या करते हैं, जो घर में जो प्लास्टिक की जो कुर्सी होती है ना, जो भी भारी कुर्सी तो उठेगा नहीं, तो कुर्सी या बर्तन जो होता है उसको उठा के लाएंगे या कोई और हल्की चीज लाएंगे। कुछ नहीं मिला तो 2-4 किताब वही उसके ऊपर चढ़ जाते। ऐसा करते हैं ना। उनको तो किसी ने सिखाया क्या? नहीं, आप विचार कीजिए, उन्होंने किसी को सिखाया ना, कहीं से सीख के आए, कहीं गए ही नहीं। अब 1 साल का 2 साल का बच्चा था, अब छोटा था, कोरोना वायरस में 3.5 साल का हो गया, घर घर में अब तो कहीं कोई गया नहीं, कहीं आया नहीं। स्थिति बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए वो प्रयोग ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है घरों में, तो घरों में प्रयोग कर रहा है। अपने उठाया, आप ऊपर रख के आए, कोई छुएगा, पता चला कि बच्चा वहां से लेके सामान को तोड़ ताड़ के फेंक दिया। ये कहां से आई? इनसाइट है, सूझ है। ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये बातें होती हैं, लेकिन बहुत बढ़िया उन्होंने कोहलर ने कहा कि प्रजातिगत उस पर डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की कितनी इनसाइट होगी। खैर, उसको आगे ले जाके भले उसको आईक्यू से जोड़ा जाए, वो अलग की बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता, क्षमता और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से एबिलिटी, और जो उसकी जो पोटेंशियल है, जो उसकी लर्निंग है, जो उसका इन्वायरमेंट है, जो उसका जेनेटिक इफेक्ट है, इन सब कारणों से उसके इनसाइट पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और इसी से भी हम लोग बातों को सीखते भी हैं। और ये उसके में क्या हुआ कि सुल्तान घूमते घूमते एक बॉक्स को लाया, उस बॉक्स पे चढ़ के और केले को प्राप्त करके खा गया। दूसरी बार में उसको और ऊंचा किया गया, 3 बॉक्स रख दिए गए, 2 बॉक्स को रखा, उस ऊंचाई पे चढ़ के प्राप्त कर लिया। तीसरी बार में और ऊंचाई बढ़ाई गई, 3 एक के ऊपर एक 3 बॉक्स को रखा और केले को ऊंचाई से प्राप्त करके और उसने खा लिया। ये कहां से आया? इसी को प्रयोग करके उन्होंने कहा कि ये इनसाइट है कि किसी ने सिखाया नहीं, कहीं देखा नहीं, अंदर से विचार करके, चूंकि समस्या आ गई है, उसने समस्या को खंडशः नहीं देखा, उसने समस्या को दूर बैठकर शांत चित्त से निर्लेप भाव में सोचा कि केला, भूख लगी है और भोजन की सामग्री ऊपर दिख रही है, मैं बंद हूं, 2-3 बॉक्स रखा गया है। अब वो सारी बातों पर विचार किया और अचानक से उसके अंदर आइडिया, क्यों ना मैं उस पे एक के ऊपर एक रख के ऊंचा कर लूं और हम लोग चढ़ जाएं। जब कभी कोई मिस्त्री नहीं आता है, घरों में हम लोग को पंखे खोलने होते हैं, सीढ़ी नहीं होता है, तो कितने लोग सूझ लगाते हैं। केवल बांसी है तो नए नए प्रयोग होगा। अब रियल क्लास होती तो कई एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते और आप लोग भी शेयर करते। सभी लोग के पास ऐसी बात होती कि सूझ, हाँ सर ऐसे हमने ऐसी समस्या में हमने ऐसे हल किया। रास्ते में चले जाते हैं, गाड़ी बिगड़ गई है, कोई नहीं है, तो कहाँ से अचानक से ही तो बात आती है। तो इस प्रकार हम लोग जो
इनसाइट थ्योरी है जिसको कोहलर ने दिया था। मैं यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ और दूसरे वीडियो में मैं पुनः इस प्रयोग को मैं आगे बढ़ाऊंगा और अन्य जो भी बातें इनके थ्योरी में, अन्य जो भी स्टेप्स आएंगे उनको समझाऊंगा और शिक्षा जगत में हम इसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं और इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इस पे परिचर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, समझा। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी वीडियो जब आप लोग देखें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शेयर करने की बात तो नहीं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आप लोग मेरी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पर एक हमारी वीडियो है डिस्कशन टेक्निक्स पर, वो वीडियो बहुत अच्छी मेरी वीडियो है। आप लोग उसको चाहें तो देख भी सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।